नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में चल रहे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में हिस्सा लिया। सम्मेलन में पहुंचे दुनिया भर के भारतवंशियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और कहा कि सभी प्रवासी अपनी माटी को नमन करने आए हैं। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है जो विरासत को समेटे रहता है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, उन्हें सुनते हैं। आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों और आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में लागू जन कल्याणकारी योजनाएं आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। बिजली, पानी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में राज्य मॉडल स्टेट बन के उभरा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में जनहित में संचालित योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और पंजाबी गायक रंजीत बाबा के पीए बोहरा की हादसे में मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे नंबर 1 पर गांव लिहड़ा के निकट हुआ और जानकारी के मुताबिक बोहरा की गाड़ी गांव के पास एक पिलर से जा टकराई थी और इस हादसे में वो बुरी तरह जख्मी हुए थे और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
और नवी मुंबई ने खराब हवा के मामले में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है। रविवार को 350 AQI के साथ नवी मुंबई की हवा बेहद खराब श्रेणी में थी, जबकि दिल्ली की AQI 345 थी। वहीं डॉक्टर बेग के मुताबिक वीकेंड में मुंबई का ट्रैफिक लोनावाला आदि इलाकों की तरफ बढ़ता है। इससे होने वाले धुएं के उत्सर्जन से नवी मुंबई की हवा बिगड़ जाती है। उत्तर भारतीयों की प्रतिनिधि राष्ट्रीय सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था उत्तर भारतीय महासंघ ने अपनी स्थापना के गौरवपूर्ण 28 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर राजभवन में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे और इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तर भारतीय महासंघ ने समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आज उत्तर भारतीय महासंघ के 28 वर्ष पूर्ण होने पर आज राजभवन में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि आदरणीय राज्यपाल जी ने आज बहुत बड़ा और श्री समेत शिखर जी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में बदलने के फैसले पर जैन समाज काफी आक्रोशित है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस बीच आज नवी मुंबई में जैन समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए रास्तों पर वो उतर गए और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पालघर में रविवार को देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह हादसा एक कंटेनर और कार टकराने से हुआ, जिसमें नवजात समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। बक्सर में महिलाओं के सम्मान के लिए बनी महिला थाने के थानाध्यक्ष कंचन कुमारी अपनी वर्दी का रौब दिखाती नजर आई, जहां एक महिला का अश्लील वीडियो बना के युवक यौन पीड़न उसका कर रहा था। शादी का झांसा देके उसके साथ उसका शोषण करता रहा। नौकरी लगने पर शादी से इनकार कर दिया। 2015 में ककरिया गांव के रितेश नाम का लड़का हमारे घर में किराए के रेंट पे रहने के लिए आया तो रहते रहते कुछ दिन बीत गया, 5-6 महीना। उसके बाद से एक दिन हम नहा रहे थे सर्कल पे, पता ना कैसे वो हमारा वीडियो बना लिया था। उसी वीडियो के माध्यम से हमको बहुत टॉर्चर किया कि हम तुमको चाहते हैं, हमारे साथ हाँ बोलो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे, तुमको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। तो हम पूरा डर गए कि नहीं, शादीशुदा है हम, तुम आज इस्तेमाल करेगो कल छोड़ेगा। तो बोल रहा था कि नहीं, हम मर्द के बच्चा है, तुमको जिंदगी भर। और जिला मुंगेर के किलाबाड़ी स्थित सांसद द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ते हुए एक ही छत के नीचे समुचित स्वास्थ्य सुविधा से लैस रेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर जो है उसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया और प्रथम महीने में जिले वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका तोहफा दिया गया है और इसमें लोगों को कई तरह की राहत यहाँ पे मिलेगी। इस अस्पताल का लाभ मिलेगा। ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर बेगूसराय, लखीसराय, अगल बगल के कई जिलों में भी नहीं है और यहाँ इस अस्पताल के खुलने से मुंगेर वासियों को इसका लाभ मिलेगा। और डॉक्टर साहब को हम विशेष तौर पर बधाई देते हैं कि जब कोरोना काल था इन्होंने मुंगेर वासियों की भरपूर सेवा की कोरोना के लड़ाई में और कोरोना से लोगों को। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाने क्षेत्र में मद्यशेद टीम और गायघाट पुलिस ने इलाके में छापेमारी कर एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। साथ ही एक लग्जरी कार से भी सैकड़ों शराब की बोतलें जो हैं वो बरामद की गई और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिन से लोग अनशन पर बैठे हैं। प्रशासन ने आश्वासन के बाद चौथे दिन अनशन समाप्त करवाया। जिलाधिकारी और टाउन डीएसपी के समुचित आश्वासन पे अनशन खत्म किया गया। मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इसी बारे में इनका कहना था कि हम आवेदन दिए थे तो प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी, उसी के खिलाफ में एक धरना प्रदर्शन शुरू किए थे। इनका प्राथमिकी दर्ज हो गया और अविलंब इनके जो भी एक्यूज्ड है इनका पति, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पति नशे बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। अच्छा, इसलिए हम अनशन कर रहे हैं।
वैसे तो हमको 25 सूत्र मांग था, लेकिन और मांग पर डीएम साहब से बात हुई है, कहे हैं कि कार्रवाई होगी। और अभी जो है सदर थाना के मामला था, उस पर जो है एफआईआर दर्ज हो गया है। ये बहुत पति नशेड़ी हैं, हमेशा मारपीट करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। उसी बारे में इनका कहना था कि हम आवेदन दिए थे तो प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी, उसी के खिलाफ में एक धरना प्रदर्शन शुरू किए थे। इनका प्राथमिकी दर्ज हो गया और अविलंब इनके जो भी एक्यूज्ड हैं, इनका पति, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, इसी आश्वासन के साथ ही। और बिहार की राजनीतिक गलियारों में सियासत जो है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है। वार पलटवार का दौर भी जारी है। इस बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री की वैकेंसी तो अगले 30 वर्षों तक नहीं है, और आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, तो आपने उन्हें पीएम बना दिया है। आपके पीएम का मतलब होता है परमानेंट मेंटल। इस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया। वैशाली में प्रजनन क्षमता घटा। आदरणीय ललन बाबू, देश में प्रधानमंत्री का वैकेंसी तो नहीं है अभी 30 वर्षों तक। तब तक आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे, तो नीतीश कुमार को आप पीएम बना दिए हैं। आपके पीएम का मतलब होता है परमानेंट मेंटल, तो इनको परमानेंट मेंटल केस आप बना देंगे। अभी तो हाल ही में वैशाली में प्रजनन क्षमता घटाने के लिए महिलाओं को सलाह दे रहे थे आपत्तिजनक शब्दों में। तो इस तरह का जो बयान देंगे, अभी तो आधा मेंटल हुए हैं, अभी उनको इलाज का जरूरत है। उनको आप परमानेंट पीएम माने परमानेंट मेंटल केस बनाने जा रहे हैं, ये आप उनको इलाज कराइए। और कटिहार के मोहना चांदपुर दियारा में 2 दिसंबर को हुए गैंगवार मामले में कटिहार पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैंगवार में इस्तेमाल 315 बोर के 2 राइफल बरामद किए हैं, यानी 315 बोर के 2 राइफल जो वो बरामद किए हैं, और कई कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के सूरत से गिरफ्तार हुए थे। उसमें हम लोगों ने विधिवत उनका ट्रांजिट रिमांड लिया और वो लोग कल लेट इवनिंग यहाँ पहुँचे। उनके पूछताछ हुई, उनके कन्फेशन के आधार पर जो घटना में जो प्रयुक्त जो हथियार है वो बरामद हुआ है। 2 हथियार है, रेगुलर 315 राइफल है, 11 जो है जिंदा गोली है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हम लोगों के लिए। इसमें एफएसएल और जो टीम आई हुई है, इसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे। 4 जो शूटर थे। तो यूं तो आमतौर पर आपने विवाहित जोड़ों को हनीमून पे जाते देखा होगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखा होगा, पर क्या आपने ऐसा कोई मामला सुना है जहां हनीमून पर गई दुल्हन पति को ही लूटकर भाग जाए? नहीं, तो ये सच है, क्योंकि इस तरह का मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया, और जहां हनीमून पर गई दुल्हन पति को ही बेहोश करके लूट के फरार हो गई। अलीगढ़ में 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली दुल्हन हनीमून पर ही पति को बेहोश कर फरार हो गई। दरअसल अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर रहने वाले युवक सत्यम की शादी नवंबर माह में आगरा कैंट की रहने वाली दीपासी के साथ बैंड बाजे के साथ सैकड़ों बाराती और बड़ी धूमधाम के साथ हुई थी। पति सत्यम के अनुसार 8 दिसंबर 2022 को वे और उसकी पत्नी दीपासी हनीमून मनाने के लिए उत्तराखंड चले गए। 9 तारीख को जब वे घूमकर ऋषिकेश पहुंचे तो वहां बस स्टैंड के नजदीक निजी होटल में एक कप लिया। पत्नी दीपासी ने उसको चाय पिलाई और चाय में ही कुछ नशे की चीज दे दी, जिसको पीने के बाद वह बेहोश हो गया। उसके कुछ देर बाद ही पत्नी दीपासी सारा सामान, पैसा और टूरिस्ट ट्रॉली बैग में लेकर होटल से फरार हो गई। रात को 2 बजे जब सत्यम को होश आया तो उसने होटल वालों से जानकारी ली और उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो 7 बजे से ही लगभग सामान लेकर फरार हो गई है। 28 नवंबर 2022 में शादी हुई थी और जब हम हनीमून पर गए थे 8 दिसंबर में, तो इन्होंने यहाँ से ही मुझे बेहोश ले जाया गया। मुझे नशे में चाय में कुछ मिला के दी थी रही
और पहले हम देहरादून पहुँचे। देहरादून पहुँचने के बाद हम मसूरी पहुँचे, वहाँ पे भी इन्होंने बेहोश रखा पूरे रास्ते भर। उसके बाद हम ऋषिकेश पहुँचे शाम को 6 बजे। 6:30 बजे इन्होंने मुझे करीब खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद चाय पिलाई और जैसे ही चाय पी मैंने तुरंत मैं बेहोश हो गया। और 6:40 पे ये होटल से सभी सामान अपना लेकर चली गई और मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब लेकर चली गई। जिसके बाद सत्यम ने अलीगढ़ में अपने परिवार को सूचना दी और दीपासी के परिवार को भी इस मामले के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया। उसकी पहले से ही किसी के साथ संबंध है और वह अंशु यादव नाम का लड़का है। वह बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अब तुम उसे भूल जाओ और हम भी भूल जाते हैं। जिस पर पीड़ित के पिता ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। कहने मतलब ये है कि जब उस लड़की को कहीं और शादी करनी थी या किसी के साथ रहना था तो वो पहले भी कह सकती थी, घर से दबाव डाल सकती थी। नहीं डाला, हमसे कह देती, हम उसमें उसकी हेल्प करते। उससे इस प्रकार से ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो आपका इतना पैसा ले गई, अब जो ले गई है वो तो ले गई है, उसमें नफा नुकसान तो जिंदगी में चलते ही रहते हैं, अब मरा तो जाएगा नहीं। जिसके बाद सत्यम ने उत्तराखंड पुलिस, अलीगढ़ पुलिस और आगरा पुलिस को लिखित शिकायत की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेचारा पति अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हार कर उसने सिविल कोर्ट की शरण ली ताकि उसको न्याय मिल सके। ये सिलसिला यही नहीं रुका, मामले में एक और ट्विस्ट आता है। अब पत्नी दीपासी ने भी सत्यम पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया है। साथ ही उसको नोटिस भेजा है। न्याय के लिए कोर्ट की शरण में जाने के बाद सत्यम को कुछ इंसाफ की किरण जागी है। बहरहाल मामला कोर्ट के संज्ञान में है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुनीता बघेल की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।